यहाँ चेक करिए, एक ब्लॉक है 37 डिग्री के एंगल पे और 0.9 है फ्रिक्शन का वैल्यू, और ये है आपको ये बताना है और ये 10 kg का है। आर के बैग में एक बुक रखा हुआ है आईआईटी के सॉल्व पेपर्स वाला 42 इयर्स, वो लेते हैं। अब मुझे बताइए, क्या ये स्लाइड करेगा अपने आप या नहीं? तो कैसे डिसाइड करते थे? तो हम लोग देखते थे 1037 हो गया 3/4 और ये हो जाता है 0.75, इट इज लेस देन म्यू। तो हम इससे क्या सोच लेंगे? फ्रिक्शन ताकतवर है, ब्लॉक विल नॉट स्लाइड। अब मुझे ये बताइए कि यदि ये ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा तो हम मिनिमम कितना फोर्स लगाएं? एफ मिनिमम टू पुश डाउन। अब ये एक पॉइंट हुआ, और दूसरा ये पता करना है एंड दूसरा ये बताना है आपको कि एफ मिनिमम टू पुल अप। यदि इसको हम ऊपर ले जाना चाहें तो मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, और यदि धकेल कर नीचे ले जाना चाहे तो मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। अपने आप तो ये स्लाइड नहीं कर रहा। यदि अपने आप स्लाइड करता तो हम कहते नीचे ले जाने के लिए कोई फोर्स नहीं, पुश करना ही नहीं है, 0 फोर्स लगाओ, वो अपने आप जाएगा। और अभी स्लाइड नहीं कर रहा तो हमें तो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, कितना, ये हमें डिसाइड करना है। ये दो क्वेश्चंस हो गए। तो पहला तो ये हम जानना चाहेंगे और दूसरा फिर ये पता करना चाहेंगे। तो सॉल्व करते समय हम लोग क्या करें कि ब्लॉक पे लगने वाले फोर्सेस को देखें। जब हम इसे पुश करके नीचे ले आ रहे होंगे, ये पुश करने वाला जो फोर्स था एफ मिनिमम, उसको देखते हैं, पुश डाउन वाले को। आप यदि इसके साथ साथ देखें, 10 kg का ब्लॉक है, 37 डिग्री का एंगल है, तो बताओ नीचे एक mg साइन थीटा भी तो होगा, 10 इंटू 10 इंटू 3/5। तो आप कितना देख रहे हैं यहाँ एक्ट होते? 60 न्यूटन। और ये देखो ऊपर कौन होगा? यदि ये स्लाइड करना जस्ट शुरू करता है, इसका मतलब एफ एस अपने मैक्सिमम वैल्यू को टच करेगा, म्यू एस एन। और वो कितना हो जाएगा? 0.9 इंटू एम जी कॉस थीटा, 0.9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 4/5। $72 न्यूटन। अब मुझे बताइए फ्रिक्शन ऊपर क्यों आया? क्योंकि ब्लॉक नीचे जाना चाहता है, आप धकेल कर नीचे ले जाना चाहते हैं, तो फ्रिक्शन रोकने का काम कर रहा था, वहां ऊपर की तरफ आया। और ये जस्ट स्लाइड टू स्टार्ट स्लाइडिंग, हम लोग क्या कह सकते हैं? एफ मिनिमम प्लस 60 किसके बराबर हो गया? 72 के। एफ मिनिमम कितना हो जाएगा? 12 न्यूटन। चेक कर लो,
क्या यही आया है आप लोगों का? और यदि इसको ऊपर ले जाना चाहेंगे दूसरे केस में, तो पुल अप वाले सिचुएशन में फ्रिक्शन कहाँ देख रहे हो आप? नीचे। ये 10 kg का आपने पुल किया है। अब यहाँ मिनिमम की मैं बात कर रहा हूं। एक नीचे तो mg sin थीटा होगा ही, जो कितना था 60, और फ्रिक्शन किधर आ जाएगा? तो फ्रिक्शन भी जो एफएस मैक्सिमम दिखेगा म्यू एन, वो भी तो इधर ही आ जाएगा। कितना था 72। अब यहाँ एफ पुल अप के लिए मिनिमम कितना हो गया? पुल अप मिनिमम ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 60 प्लस 72, 132 न्यूटन। पुल अप करने के लिए 60 प्लस 72 न्यूटन हमें लगाना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन 2-3 बार अभी रिसेंटली पूछा है आईआईटी में, 2019 में भी, डाटा में भी थोड़ा अलग हो। तो आपने कोई टफ नहीं है, आपने ये सोचा कि फ्रिक्शन जादूगर है, स्टैटिक, वो अपना डायरेक्शन बदलता है। तो जब नीचे आप ले जाने की कोशिश शुरू कर रहे हैं तो वो ऊपर की तरफ आ रहा है। जब ऊपर ले जाने की कोशिश, ब्लॉक का इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल ऊपर ले जाना आप चाहते हैं, तो नीचे की तरफ चला आ रहा है। ठीक है, पेज चेंज करूं? सर एक मिनट। ये अब चेंज करूं पेज? यस सर। यहाँ एक ब्लॉक है जो 4 kg का है, और आप पुल कर रहे हैं 30 न्यूटन के फोर्स से, और ये रेस्ट पे दिख रहा है। फाइंड नेचर एंड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। Also find net contact force। आपसे कहा गया एक ब्लॉक को पुल कर रहे हो और चल नहीं रहा, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है। तो जब आप पुल कर रहे हो 30 न्यूटन लगा के, तो रोकने के लिए कौन आया होगा? फ्रिक्शन ही आया होगा। और ये रेस्ट पे है, तो ये इसका नेचर क्या होगा? स्टैटिक। और ये स्टैटिक किसके बराबर होगा? 30 न्यूटन के बराबर, क्योंकि उससे ज्यादा होता तो लेफ्ट चलने लगता ब्लॉक, इससे कम होता तो राइट जाने लगता ब्लॉक। और नॉर्मल रिएक्शन भी एक दिख रहा है आपको, जो mg इक्वल्स टू 40। अब आप मुझे बताओ कि जब आप बात करते हो कांटेक्ट फोर्स की, तो कांटेक्ट फोर्स किसे कहते हैं? नॉर्मल को, या फ्रिक्शन को, या इनके रिजल्टेंट को? एफ कांटेक्ट यहां आएगा। अब आप इक्वेशन कैसे लिखोगे? आप लिखोगे एफ एक्स 0, इसीलिए एफ एस किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल एफ जो आपने लगाया था 30 न्यूटन के बराबर। दूसरा आप सोचते हो एफ वाई 0,
इसीलिए जो नॉर्मल आप देख रहे हैं वो mg के बराबर हो जाएगा 40 न्यूटन, और F कांटेक्ट इन्हीं का ना वेक्टर सम है, अंडर रूट n स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर। ये चेक कर लो, ये हो गया 50 न्यूटन। फिर से बताइए। हाँ, थैंक यू। n स्क्वायर प्लस fs स्क्वायर, ये F कांटेक्ट आ गया अपने पास। तो आप जब बात करें कांटेक्ट फोर्स की, तो ये नहीं कि जल्दबाजी में फ्रिक्शन सोच लिया, ये नहीं कि नॉर्मल सोच लिया, वो दोनों अलग अलग सोचो फिर उनका रिजल्ट है। इनमें यदि कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। क्या मैं पेज चेंज करूं? सर एक यस सर। आप बताइए मुझे कि ये 2 kg का ब्लॉक है और म्यू का वैल्यू है 0.5 और ये 1 kg का ब्लॉक मैं कह देता हूं, और आप पुल कर रहे हो। आपको बताना है फाइंड F कांटेक्ट मिनिमम। और F कांटेक्ट मैक्सिमम। अब ध्यान से देखिए, यदि सॉल्व करते वक्त आप सोचो कि यदि F जो है अप्लाइड वो 0 हो, यदि अप्लाइड फोर्स का वैल्यू नहीं दिया गया, ये 0 यदि होगा, तो कांटेक्ट के कारण सिर्फ और सिर्फ क्या दिखेगा आपको? नॉर्मल। तो हाँ, F कांटेक्ट का जो मिनिमम वैल्यू हो सकता है वो नॉर्मल के बराबर हो गया, और ये नॉर्मल mg के बराबर दिख रहा है, और आंसर आ गया ये 10 न्यूटन। और जब हम F कांटेक्ट मैक्सिमम की बात करेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस F मैक्सिमम स्क्वायर। n स्क्वायर, तो ये तो था n स्क्वायर प्लस म्यू n का स्क्वायर, मैक्सिमम फ्रिक्शन तो यही हो गया। तो n बाहर करो स्क्वायर रूट से, 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो आपके पास जो ये डाटा आ रहा होगा, या तो आप यहीं से चेक कर लो, n का वैल्यू तो 10 आ गया, 1 स्क्वायर प्लस 0.5 या 1/2 का स्क्वायर, कितना आ गया? 5√5 न्यूटन। इसमें कोई कंफ्यूजन? आपसे ये पूछ दे कि बताओ कांटेक्ट फोर्स के वैल्यू 4 ऑप्शन में कौन कौन हो सकते हैं, कौन कौन हो सकते हैं, क्योंकि F तो वेरिएबल कह दिया गया, कोई भी है। तो आप अपर लिमिट लोअर लिमिट डिसाइड कर लो, जो उसके रेंज में आएगा वो सारे होंगे। लेकिन ये एडवांस में काम आएगा, मल्टीपल करेक्ट। जब आपका मेंस होगा तो आपके तो 4 में कोई एक ही करेक्ट होगा, तो वो डाटा ऐसा देगा जो रेंज में एक ही है। तो कांटेक्ट फोर्स वर्ड आने के साथ थोड़ा आप उसको ढंग से एनालाइज करिए। जब आप कांटेक्ट फोर्स के मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो एफबीडी के बारे में सोचेंगे, एक नॉर्मल एक्ट कर रहा होगा,
एक mg होगा, एक फ्रिक्शन होगा और एक इधर F पुल करने वाला होगा कोई। तो जब आप कांटेक्ट का मैक्सिमम देखना चाहते हैं तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम कर दो, m तो बदल नहीं रहा, फ्रिक्शन का मैक्सिमम दैट इज म्यू m। क्या मैं पेज चेंज करूं? मिनिमम वाले को बता दो। अच्छा मुझे ये बताओ कि ब्लॉक यदि जमीन पे रखा है तो जमीन तोड़ के भीतर नहीं गया तो नॉर्मल तो कम से कम mg आएगा या नहीं आएगा? यस सर। वही है मिनिमम कांटेक्ट, क्योंकि फ्रिक्शन अभी नहीं काम कर रहा। आप n में यदि कुछ ऐड करोगे तो n से तो बढ़ेगा ही ना। कांटेक्ट फोर्स दो चीजों से मिलके बना है, एक नॉर्मल से और एक फ्रिक्शन से। बताओ ये मिनिमम कब होगा? तो मिनिमम तब होगा यदि n नहीं बदल रहा, तो बदलने वाला कौन है? फ्रिक्शन। मिनिमम यदि करना चाहते हैं तो इसे आप 0 कर दो, यदि इसे 0 कर दोगे तो मिनिमम हो जाएगा, और इसको यदि म्यू एन कर दोगे तो मैक्सिमम हो जाएगा, यदि नॉर्मल नहीं बदल रहा तो। यहां ध्यान से देखिए, एक कार में एक ब्लॉक रखा देख रहे हैं आप, और ये कार ए एक्सेलरेशन से जा रही है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, और ये है थीटा, ये स्मूथ सरफेस है। आपको बताना है इस एग्जांपल में फाइंड ए such that block M is at rest with respect to the car। बहुत बढ़िया। तो कैसे सोचे? तो आपने इस ब्लॉक के बारे में इन कार फ्रेम सोचना शुरू किया, मतलब ऑब्जर्वर की तरह खुद कहां खड़े हो गए? जाके कार के भीतर। तो कार के भीतर आपको ये दिख कैसे रहा है? ऑब्जर्वेशन रेस्ट। और इसी में एक लाइन और ऐड कर दो, ऑल्सो फाइंड नॉर्मल रिएक्शन n। तो यहां एक तो n देख रहे हैं, एक m ए स्यूडो फोर्स देख रहे हैं, और एक mg वेट देख रहे हैं। इसके अलावा तो और कोई है ही नहीं। अब यहाँ कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं आप, किसको किसको चेक करें। एक तो mg cos थीटा, mg sin थीटा, हटा दिया इसे। एक ma को देखो, ma cos थीटा, ma sin थीटा, ये भी हटा दिया। अब मुझे बताओ नॉर्मल किसके बराबर हो जाएगा? ma sin थीटा प्लस mg cos थीटा। और रेस्ट के कारण हम ये सोच रहे हैं ना, रेस्ट के कारण इंक्लाइन प्लेन के अलोंग mg sin थीटा इक्वल्स टू ma cos थीटा, ये आ जाएगा g tan थीटा। इसमें यदि कोई कंफ्यूजन हो तो बता। आप कहां से ऑब्जर्व करना चाहते हैं? ये रेस्ट पे कहां से दिख रहा है? सर बार आपने स्ट्रक्चर mg और सूडो फोर्स को कैंसिल क्यों किया? मैंने कैंसिल नहीं किया, मैंने उसके टुकड़े कर दिए। क्या किए? मैंने उसके टुकड़े कर दिए, जिससे कि x और y पे हमें दिखने लगे फोर्स। अगले पेज पे मैं फिर बनाता हूं, प्लीज यहाँ एक बार और आप ध्यान से देखो। ये जो आप देख रहे हैं इसे पहले लिख दो कार, इसमें एक डाल दो ऑब्जर्वर को भी। कार एक्सेलरेटेड है, इंक्लाइन प्लेन पे, ब्लॉक देख रहे हो आप रेस्ट पे। तो एनालिसिस कहां पर कर रहे हैं?
ऑब्जर्वर को देख रहे हैं एक्सलरेटेड कांटेक्ट के कारण, और कहा गया स्मूथ सरफेस, तो फ्रिक्शन अभी नहीं सोच रहा। ये नॉर्मल, ये mg cos थीटा और ये mg sin थीटा, यहां तक खुद पहुंच गए। और इसके अलावा एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सलरेटेड फ्रेम के भीतर आप देख रहे हैं अपने आप को। ma, और उसके नीचे लिखिए सूडो, और इसको हटाएंगे क्योंकि ना तो ये x एक्सिस पे है ना y एक्सिस पे। सर x और y तो मुझे दिख ही नहीं रहा, ले ये y और ये x। तो आप ma के दो कंपोनेंट बना लो, ma cos थीटा एंड ma sin थीटा। अब बताओ रेस्ट पे है तो fx क्या होना चाहिए? 0। क्या लिख दोगे इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल? mg sin थीटा इक्वल्स टू ma cos थीटा। ये हो गया g sin थीटा, पहले का आंसर आ गया। और दूसरा क्या लिखोगे? fy0, तो n बराबर mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा। ये दूसरा आंसर आ गया दूसरे पार्ट का। सर यहाँ पे आपने fx और fy0 इसलिए लिया ना क्योंकि ये रेस्ट पे है दोनों। हाँ, कार से ऑब्जर्व कर रहे हैं तब रेस्ट पे है, और कार में ही ऑब्जर्वर है, उसे रेस्ट दिख रहा है, तो उसका ऑब्जर्वेशन सही रिजल्ट देगा एनएलएम अप्लाई करने पर। ऐसा तभी पॉसिबल है जब एफबीडी में सारे फोर्सेस के अलावा एक स्यूडो फोर्स हम एज्यूम करें। ठीक ना सानिया? ओके। यस सर। सर बस नोट करना है। क्या चेंज करूं पेज? यस सर। यहाँ एक नया कंसेप्ट इंसर्ट कर रहे हैं, इसे ध्यान से देखिए। आईआईटी डबल ब्लॉक या ट्रिपल ब्लॉक एक के ऊपर एक रख करके जनरली नहीं पूछ रहा, ठीक ना? तो उसमें आप ऐसा मत करिएगा कि मैं 50 घंटे वही पढ़ूंगा। बेसिक आइडिया जो डे टू डे लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, एटलीस्ट उतना आप रिलेट कर लें। तो डे टू डे लाइफ से रिलेट करने का मीनिंग जो मैं बोल रहा हूं, उसका मीनिंग, उससे पहले ये एक कंसेप्ट ध्यान रखिएगा। ऐसे यदि हम देखते हैं एक के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ, तो फॉर एन ब्लॉक सिस्टम there are 2 to the power n possible events. In particular situation, we have to reject 2 to the power n minus 1 events. Then the remaining event will
give us result। आपके पास यदि 2 ब्लॉक का सिस्टम है तो टोटल इवेंट हो गया 2 to the power 2 that is 4। अब यदि ए और बी 2 ब्लॉक है, म्यू ए बी म्यू बी जी आपके पास अवेलेबल हो डाटा, तो यहाँ कौन कौन से इवेंट पॉसिबल हैं उसके बारे में बात करिए। तो पहला एक इवेंट है, ना ए चले और ना ही बी चले। ए इक्वल्स टू एक्सलेशन ऑफ ए एक्सलेशन ऑफ बी इक्वल्स टू 0, पहला इवेंट। दूसरा इवेंट, एक्सलेशन ऑफ ए तो नॉन जीरो हो लेकिन एक्सलेशन ऑफ बी 0 हो। तीसरा इवेंट, एक्सलेशन ऑफ ए नॉन जीरो हो एंड एक्सलेशन ऑफ ए एक्सलेशन ऑफ बी एक जैसा हो, मतलब साथ साथ चल रहे हो। और चौथा इवेंट, एक्सलेशन ऑफ ए नॉन जीरो हो, एक्सलेशन ऑफ बी नॉन जीरो हो और एक्सलेशन ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू एक्सलेशन ऑफ बी, मतलब वो अलग अलग मूव करे, अलग अलग एक्सलेशन से मूव करे। तो आप जब भी कभी कोई क्वेश्चन सोचे तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि चारों इवेंट को एनालाइज करो, फिर देखो कौन कौन से पॉसिबल नहीं है और फिर जो बचेगा वो आपका आंसर है। और उससे पहले आपने यदि कुछ किया तो उसका मतलब है आपने तुक्के भेजे हैं। आंसर आ गया तो संयोग अच्छा था, नहीं आया संयोग बुरा था। तो आपको यदि 3 ब्लॉक का प्रॉब्लम दिखे तो इसका मतलब कितने इवेंट को सोचना पड़ेगा, 2 to the power 3 8, और आपके एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता। तो मैं कहता हूं घेर के छोड़ दो। आप यदि 8 केसेस एनालाइज कर रहे हैं तो परफेक्ट होगा। उससे पहले आप यदि कुछ बोल रहे हैं तो या तो डाटा ऐसा दिया जाए बेवकूफों वाला कि तुरंत आंसर दिख जाए, या फिर कह दे कि 3 ब्लॉक हैं और तीनों में कहीं भी फ्रिक्शन नहीं, तो जिसको खींचेंगे वो चलेगा, बाकी नहीं चलेगा। तो उसमें एनालिसिस सिंपल है। तो ऐसा डाटा हो कि सिंपली मुझे दिख जाए, नहीं तो वो कॉम्प्लिकेटेड है। आप 8 इवेंट को एनालाइज करके रिजल्ट तक पहुंचोगे तो टाइम वेस्ट करेगा। तो 2 ब्लॉक को एटलीस्ट उनके चारों केसेस को समझने की कोशिश आप करो। ध्यान रखिएगा, ये नोट कर ले, सब कोई नोट कर चुके तो मैं आगे बढ़ूं। चारों केस आपको दिख रहे हो, पेज चेंज करूं? क्या पेज चेंज किया जाए? यस सर। यस सर। यहां इस बात को समझिए, जब हमसे कहा जाए ये 2 kg और ये 3 kg का ब्लॉक और फ्रिक्शन का वैल्यू, फ्रिक्शन कोफिशिएंट का वैल्यू, ध्यान रखिएगा फ्रिक्शन का वैल्यू कभी भी काइनेटिक फ्रिक्शन का स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। वो मॉलिक्यूल जो कांटेक्ट में है उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टी म्यू और नॉर्मल पे डिपेंड करता है। अब यहाँ ए और बी 2 ब्लॉक दिख रहे हैं, ए और बी के बीच का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है ये 0.5 है और ये ए और ये बी और ग्राउंड के बीच का जो है ये है 0.3, ऐसा दिया है मैंने। और मैंने फोर्स जो लगता दिखाया आपको, वो लगता दिखाया है 6 न्यूटन। तो ये आप ध्यान से देखिए, ऐसा जब सिचुएशन आए तो सबसे पहला काम क्या करें आप, तो सबसे पहले ये सोचना शुरू करें कि जब आप इसे खींचने लगेंगे तो यहाँ फ्रिक्शन एक ए और बी के बीच में आया होगा और उसी का न्यूटन्स थर्ड लॉ से ए और बी को आगे खींचना चाहेगा और बी पे ग्राउंड से भी एक फ्रिक्शन पीछे तब आया होगा। पहले तो ये दिमाग में आ जाना चाहिए आपके, और फिर अलग से कैलकुलेट करके देखो ए बी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो वो क्या होगा, म्यू ए बी, और वहां जो दबाव है ए और बी के बीच वाले बाउंड्री पे वो मास कौन से कारण, एम ए के कारण, इंटू जी। म्यू ए बी है 0.5
इंटू 2 इंटू 10, तो ये 10 से डेसिमल हट गया, तो ये हो गया 5 2 जा 10 न्यूटन। बाद में ये तुरंत कैलकुलेट कर लेंगे, 0.5 देखेंगे, 2 देखेंगे, 10 दिख जाएगा फ्रिक्शन मैक्सिमम। और ग्राउंड पे चेक करिए जो उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, तो म्यू बी जी, बी और जी के बीच वाला, और वहां स्ट्रेंथ प्रेशर कौन डेवलप कर रहा है, केवल ए या ए और बी दोनों मिल करके, तो ए और बी दोनों का वेट वहां दबाव बना रहा है, प्रेशर, जिसके कारण बाउंडिंग बन रही है। तो 0.3 इंटू 3 + 2 इंटू जी से ये डिस्मल भगा दो और 15 न्यूटन आ गया। अब मुझे बताओ, हम एफ लगा रहे हैं 6 न्यूटन, तो क्या कोई भी बाउंड इसमें से टूट पाएगा? सर क्योंकि ए बी की ताकत कितनी है, 10 न्यूटन की, वो भी नहीं टूटेगा, और ग्राउंड पे 15 न्यूटन की, वो भी नहीं टूटेगा। तो अभी का सिचुएशन जो है, ये डाटा आपको कहां पहुंचा रहा है? आपसे यदि कहा जाए तो यहां तुरंत आप क्या बोलेंगे? यहां बोलेंगे सॉल्व करते वक्त एक्सेलरेशन ऑफ ए इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ बी इक्वल्स टू 0, और एफ ए बी जो है वो 6 न्यूटन होगा। एफ ए बी एफ के बराबर हो गया 6 न्यूटन के, और एफ बी जी किसके बराबर हो जाएगा? एफ ए बी के, वो भी 6 न्यूटन के। तो आपके पास फ्रिक्शन के सारे वैल्यू, सारे डायरेक्शन दिखने लगे, एक्सेलरेशन भी दिखने लगा। सर ये वाला एक बार दोबारा समझा दो। सर एफ बी जी इज इक्वल टू एफ ए बी कैसे हुआ ये बता दो। ऊपर वाले ब्लॉक पे कितने फोर्स हैं? 2 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, 2 या 3? 2 हैं सर 2। एफ ए बी मैक्सिमम कितना हो सकता है? 6 न्यूटन। चेक करो बालक, एफ ए बी मैक्सिमम कितना हो सकता है? सर 10 न्यूटन। अभी क्या वो जो 6 न्यूटन आपने लगाया है वो सफिशियंट है ये बाउंड तोड़ने के लिए? नो सर। तो कितना आना चाहिए एफ ए बी को? 10। 6 से ज्यादा या 6 से कम? सर ज्यादा। अरे बेवकूफ, ज्यादा आएगा तो पीछे नहीं चलने लगेगा, तो बोलो कम, तो फिर आगे चलने लगेगा। तो बराबर ही तो ऑप्शन आया। ये चलेगा या नहीं चलेगा, क्या डिसाइड किया है आपने? नहीं पहले रिलैक्स करो, लंबी लंबी सांसें लो, और घर में काम किया करो थोड़ा बहुत। जब एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रखा गया हो और तुम ऊपर वाले बॉक्स को खींचते हो, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि नीचे वाला भाग जाए और पहला वही बैठा रहे? प्रैक्टिकली सोचना, फिजिक्स मत लगा। नो सर। चलो, एक आइडिया तो क्लियर हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा कि नीचे वाला भाग जाएगा और ऊपर वाला बैठा रहेगा। तो क्या क्या हो सकता है कि बॉक्स है 50-50 किलोग्राम का, एक छोटा बच्चा जाके खींच रहा है, तो क्या चलने लगेगा दोनों बॉक्स? सर दोनों रेस्ट पे रहेंगे। तो छोटा बच्चा खींच रहा है मतलब कम फोर्स लगाएंगे तो नहीं चलेगा। तो अब कम फोर्स है ये पता कैसे चलेगा? तो पहले आप यहाँ का फ्रिक्शन देखो, रोकने वाला एक तो यहाँ आएगा और दूसरा रोकने वाला ग्राउंड पे आने वाला है, उसको देखो। और आप जब जानते हो चलेगा या नहीं चलेगा, तो यदि नहीं चलेगा तो स्टैटिक होगा, और स्टैटिक का वैल्यू सेल्फ एडजस्टिंग जादूगर है, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू पता करो, म्यू एस एन। तो बताओ, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या तुम्हें फ्रिक्शन दिख गया है? एफ ए बी का वैल्यू मैक्सिमम और एफ बी जी का मैक्सिमम वैल्यू, वो समझ में आया सानिया? ए बी का मैक्सिमम वैल्यू और बी जी का मैक्सिमम वैल्यू, या उसे और फिर से समझाऊं? नहीं सर वो आ गया। अब मुझे बताओ, छोटा बच्चा खींच रहा है 6 न्यूटन लगा के, और एफ ए बी की जो मजबूती है वो 10 न्यूटन की है, और एफ बी जी की ग्राउंड के साथ जो नीचे वाली बॉक्स की बाउंड बनी है उसकी मजबूती है 15 न्यूटन, और खींच कितने से रहा है? 6 न्यूटन से। तो क्या इसे चलना चाहिए?
नो सर। तो अब बैलेंस कर दो ना यार, लिख दो एक्सेलरेशन 0, काम खत्म। चलो, मैंने फ्रिक्शन के बारे में कुछ नहीं कहा। एक्सेलरेशन 0 समझ में आया या वो भी नहीं आया? आगे सर। और जिनके समझ में आ गया एक्सेलरेशन 0, वो हैंड राइज कर दो, ऑनलाइन वाले सारे बच्चे। अर्णव, पार्थ, यश, अग्रवाल सर बताएं। आगे बालक समझ। पार्थ, यश, अग्रवाल आप बताएं। पार्थ ओके, यश अग्रवाल, बालक बोलो। अब मुझे ये बताओ कि बैलेंस यदि है तभी तो एक्सेलरेशन 0 है। तो बैलेंस कैसे सोचते हैं? सर मैं तो नहीं सोचता। तो बड़ी अच्छी बात, टेंशन ही खत्म। यदि सोचना पड़े तो कैसे सोचेंगे? तो ए पर एक राइट लग रहा है और एक लेफ्ट लग रहा है, बी पर एक राइट लग रहा है फ्रिक्शन और एक लेफ्ट लग रहा है। अब बताओ बैलेंस का क्या मतलब? लेफ्ट वाला बड़ा या राइट वाला बड़ा? ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, काम खत्म यार। बैलेंस मतलब चल ही नहीं रहा तो सब बराबर कर दो, काम खत्म। क्योंकि जादूगर है फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है। म्यू एन उसका वैल्यू नहीं होता, म्यू एन उसकी लिमिटिंग वैल्यू बताता है केवल। ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग होगा तो वो म्यू एन। अच्छा एक बात सोचना, यहां इसमें यदि कोई डाउट हो तो पूछ लो पहले। एक बात ये बताओ कि यदि मैंने ये कहा 2 kg, ध्यान देना, ये ऊपर वाला 3 kg और नीचे वाला 7 kg। यहां देखिएगा एफ फोर्स आप लगा रहे हैं, ये म्यू ए बी जो है, या ऊपर वाला जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है उसे मैं म्यू1 कह देता हूं। म्यू1 0.4 और म्यू2 ग्राउंड पे है 0.3। फोर्स जो लगा रहा हूं मैं, दो न्यूटन लगा रहा हूं। तो चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, क्या लग रहा है आप लोगों को? सर मुझे तो जनरली कुछ लगता नहीं है, तो मैं भी कहूंगा घबराना नहीं है। कुछ नहीं लगता तो एक बार तो ये काम कर ही लो, कम से कम ये बोल लो कि ये जो खींच रहे होंगे तो दो जगह जो फ्रिक्शन के वैल्यूज आ सकते हैं वो क्या क्या आ सकते हैं? F1 और F2। F1 क्या आ सकता है? 0.4 इंटू 3G, ये 12 हो गया। और ये F2 कितना आ सकता है? F2 आ सकता है 0.3 इंटू 7 + 3, दोनों ब्लॉक का मास, इंटू G, ये हो गया 30 न्यूटन। अब मुझे बताओ, एक जो ताकतवर फेविकोल का जोर है 12 न्यूटन का, दूसरा 30 न्यूटन का, तो क्या ये चल पाएगा? नो सर। नहीं चल पाएगा। अच्छा कितना लगाऊं कि चलने लगेगा? तो 2 न्यूटन। 2 न्यूटन पे चलने लगेगा। अब बढ़ाओ, मैं एफ को बदलना चाहता हूं, एफ को कितना लगा दूं कि चलना शुरू करेगा या सोचेगा चलने के बारे में? चलो 20 न्यूटन कर दिया मैंने। अब बताओ चलेगा या नहीं चलेगा? यस सर चलेगा। अच्छा कौन सा बाउंड टूटने की उम्मीद करूं? सर सर F1 वाला। F1। नीचे सर वाला FAB। क्यों नहीं टूटेगा? तो क्योंकि वो फ्रिक्शन ज्यादा है हाँ, तो वो ज्यादा ताकतवर है। तो यहाँ क्वेश्चन बदल लो, ऊपर वाले का वैल्यू 20 न्यूटन अप्लाई किया, अब बता देना है। अब जब सॉल्व कर रहे होंगे तो हम क्या कहेंगे कि ए तो मूव करेगा, क्योंकि आगे है 20 और पीछे है एफ का वैल्यू मैक्सिमम, वही काइनेटिक हो गया 12। तो ये एक्सेलरेशन जो होगा ए का हम बता सकते हैं 20 - 12 = 3a। a = 8/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन किसका है? ए का। और एक्सेलरेशन बी का क्या होगा? 0, क्योंकि नीचे खींचने वाला उसका, रोकने वाला उसका ज्यादा ताकतवर है।
अब यहाँ बहुत से केसेस बन सकते हैं, धीरे धीरे वो हम इम्प्रूव करेंगे। अभी मैं आपको फाइनली सारा नहीं बता रहा हूँ, एक आइडिया तो देकर आपको सोचने के लिए छोड़ रहा हूँ, यहाँ से आप आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। क्या मैं पेज चेंज करूं? यस सर। मुझे ये बताइए, ये 2 kg, ये 3 kg म्यू, ये जो ऊपर दिख रहा है ए और बी वाले दो ब्लॉक, उनके साथ यदि देखें तो उनके बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट ये 0.4 और ग्राउंड पे देख रहे हैं ये 0.1। अब इस एग्जांपल में हमने जो फोर्स लगाए, एट 8.5 न्यूटन। अब क्या क्या संभावनाएं दिख रहा है? तो सॉल्व करते वक्त हमने आपको पहले भी कहा कि पहले बाउंड के ताकत के बारे में बात कर लो। यहाँ ए और बी के बीच वाला और दूसरा ग्राउंड पे रोकने आएगा बी और जी। तो ए और बी के बीच का जो मैक्सिमम है उसे देखो, मैक्सिमम 0.4 इंटू 2 इंटू 8 जी, न्यूटन 8 न्यूटन। और एफ बी जी कितना दिख रहा है? मैक्सिमम 0.1 इंटू 3 + 2 इंटू जी, 5 न्यूटन। और आगे हमने कितना फोर्स लगाया है? 8.5 कौन सा बाउंड टूटेगा? सर, बीजू है। तो दोनों टूट सकते हैं। अब ये ट्रिकी क्वेश्चन है, आप जब दोनों चलेंगे वाले सिचुएशन आ जाएं तो कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते बिना किसी लॉजिक के कि ये दोनों साथ चलेंगे या अलग अलग। यदि ऊपर वाला 8.5 के बदले 85 न्यूटन होता तब वो बहुत तेजी से भाग जाता, मतलब उसका एक्सेलरेशन इतना ज्यादा होता कि नीचे वाले को वो एक्सेलरेशन नहीं मिल पाता, क्योंकि नीचे वाले को फ्रिक्शन देने वाला है ए और बी के बीच वाला। इसका मतलब है कि ये जो सिचुएशन है जिसमें एकदम हमने थोड़ा सा ज्यादा लगाया है 8.5, तो दोनों संभावनाएं हैं, या तो ये दोनों अलग चलें या साथ चलें। यदि दोनों साथ चलेंगे तो एक्सेलरेशन एक जैसा होगा और बीच का जो फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक होगा, मतलब म्यू एन से कम। और यदि दोनों अलग चलेंगे तो बीच वाला फ्रिक्शन जो होगा वो काइनेटिक होगा। ये लॉजिक हुआ और इस लॉजिक पे इन्हें चेक करेंगे ये साथ चल रहे हैं या अलग। तो सोचना कहां से शुरू करेंगे? तो ध्यान दीजिए, सोचना शुरू करेंगे इस पॉइंट से कि आप एज्यूम कर लो, let us assume both blocks are moving together। आप यदि टुगेदर चलता मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, तो आपको पता है ना कि इसे सिस्टम आप ले सकते हैं। क्यों सिस्टम ले सकते हैं? क्योंकि एक्सेलरेशन एक जैसा है। इसको आगे ले जाने वाला काम कौन कर रहा है? इसको आगे ले जाने का काम कर रहा है 8.5, और इस रोकने वाला काम कौन करेगा? एफ ए बी, ये एफ बी जी जो ग्राउंड पे आया हुआ है, बीच वाले का तो एक्शन रिएक्शन पेयर कैंसिल या इंटरनल फोर्स है। वैसे सोच लो, ग्राउंड से जो फ्रिक्शन आया था नीचे कितना था? 5 न्यूटन।
अब मुझे बताओ एक्सेलरेशन कितना आ गया। तो यहां आप एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे? तो एक्सेलरेशन लिखेंगे सिस्टम का 8.5 माइनस 5 बाय 2 प्लस 3, 3.5 बाय 5 और एक्सेलरेशन आ गया 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां तक यदि आ गए तो एक काम तो किया मैंने, सिस्टम माना और एक्सेलरेशन पता किया। हमने अभी एज्यूम किया है, यही है ऐसा मैं नहीं कह रहा, लेकिन यदि ऐसा है तो मैंने एक्सेलरेशन पता कर लिया। अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए? अब अगला स्टेप होना चाहिए कि हमने जो माना वो जस्टिफिएबल है या नहीं ये पता करें। तो हमने जो माना वो जस्टिफिएबल है या नहीं ये बताएगा कौन? फ्रिक्शन ए और बी के बीच वाला। यदि उसका वैल्यू अब हम कैलकुलेट करेंगे म्यू एन से कम आता है, इसका मतलब ए और बी में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा और हमारा मानना सही है कि दोनों साथ चल रहे हैं। और यदि इस एक्सेलरेशन को लेकर कैलकुलेट किया गया फ्रिक्शन, ए और बी के बीच वाले फ्रिक्शन म्यू एन से ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमने जो अज्यूम किया वो सही नहीं है। हमें अलग अलग एफबीडी बना के एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहिए। यदि इतना हम नहीं सोचते हैं तो इसका मतलब तुक्का भेड़ रहे हैं कि कभी आंसर आता है कभी नहीं आता, क्योंकि हमने कहा कि जब 4 इवेंट हैं तो सारे रिजेक्ट करोगे ना, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तब जाके जो बचेगा फाइनल वही है आंसर। आगे बढ़िए, आप अब ए वाले को सोचो केवल और केवल। इस पे लग रहा है 8.5, पीछे लग रहा है एफ ए बी जो स्टैटिक है, जादूगर, सेल्फ एडजस्टिंग और एक्सेलरेशन है 0.7। आप क्या लिखते? F माइनस एफ ए बी इक्वल्स टू मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए। F है 8.5, एफ ए बी आप ढूंढ रहे हैं और एम ए है 2 kg और ये है 0.7। 8.5 माइनस 1.4 इक्वल्स टू एफ ए बी। एफ ए बी का वैल्यू आ गया है 7.1 न्यूटन। और आप चेक करो म्यू एन कितना था, इट इज लेस देन एफ ए बी मैक्सिमम। एफ ए बी मैक्सिमम कितना आया था? 8 न्यूटन आया था। चेक कर लो पिछले पेज पे चल के, एफ ए बी का मैक्सिमम वैल्यू कितना था? 8। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो माना कि साथ चल रहे हैं वो जस्टिफिएबल है। Hence, our assumption is true. A and B are moving together with acceleration A equals to 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहानी खत्म। तो ये पेशेंस चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन में जल्दबाजी नहीं करना है। हाँ, ये मैं आपको कह देता हूं, ऊपर वाले ब्लॉक को हाथी के पूंछ से बांध देते तो भाग जाता बहुत तेजी से आगे, तो वहां रिलेटिव मोशन होता, दोनों के एक्सेलरेशन अलग अलग आते। वहां हम बहुत ज्यादा फोर्स का डिफरेंस हो तो नहीं सोचेंगे, अलग ही चलेगा ये मान लेंगे। लेकिन जब बाउंड्री के आसपास का सिचुएशन है, दोनों चल सकते हैं, साथ भी चल सकते हैं, तो वहां फिर आप यही काम करो, नहीं तो और हमेशा यही कर लो, कंफ्यूजन में ही नहीं रहना, प्रूफ ही कर दो कि ये जो साथ है चल रहे हैं। यदि ये कंडीशन वैलिड नहीं होता तो हम काइनेटिक फ्रिक्शन हर एक जगह देखते, एफबीडी अलग अलग ए और बी का बना लेते और अलग अलग एक्सेलरेशन निकाल कर बता देते। जिन लोगों के समझ में आया हो हैंड राइज करें प्लीज। सर आप ए और बी के बीच में जब कोई फ्रिक्शन पूछेगा तो कहां से किसके एफबीडी बनाकर निकाल सकते हैं? क्या ए और बी को सिस्टम लेकर के बनाकर निकाल सकते हैं? वेट कर लो, जो मैं पूछ रहा हूं। ए और बी को सिस्टम यदि मान लूं तो क्या ए और बी के बीच वाला फ्रिक्शन हमें पता चल पाएगा? ए और बी के बीच में जो फ्रिक्शन आ रहा है, ए और बी के बीच का जो फ्रिक्शन आ रहा है,
यदि हम चाहे ए का एफबीडी बना करके निकालें या बी का एफबीडी बना करके निकालें, क्या वो फ्रिक्शन अलग अलग आएगा? न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है आपको? चाहे आप उससे निकाल लो, ए वाले से, चाहे आप बी वाले से, किसी एक से निकालो। बात समझो, नीचे वाला तो चल ही रहा है ना भाई, ए वाला चलता जैसे आपने माना है वैसे बी वाला भी चलता माना है ना, तो बी के नीचे का तो काइनेटिक फ्रिक्शन है ही, बीच वाले का ही तो निकालना चाहते हो। तो आपका मन कर रहा है कि नहीं, ए मैं नहीं सोचूंगा, मैं बी के बारे में बात करूंगा सर आपके साथ। लो एफ ए बी हम ढूंढ रहे हैं, एक्सलेशन है 0.7 और ये बी ग्राउंड तो मैक्सिमम पे पहुंच ही गया है। क्यों? क्योंकि वो काइनेटिक है। वो कितना था क्वेश्चन में, पिछले पेज पे चेक कर लो, कितना आया था? 5। आप उसको यूज कर लो, उसको यूज कर लो और अब पता कर लो ए बी का वैल्यू। ये 3 kg का ब्लॉक है, आप क्या लिखोगे? एफ ए बी -5 इक्वल्स टू 3 इंटू 0.7। अब आप क्या करने वाले होगे? एफ ए बी इक्वल्स टू 5 प्लस 2.1, ये कितना आ गया? 7.1। तो कंफ्यूज क्यों हो रहे थे? अलग कैसे आएगा? अलग, वो तो न्यूटन्स थर्ड लॉ है भाई। ए और बी पे जितना ए बी के बीच में फ्रिक्शन है, ए पे जितना लगेगा उतना ही बी पे लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन। आप ऐसे कैलकुलेट करके देख लो। और ये चलेगा या नहीं चलेगा वो तो शुरू में ही मैंने चेक कर लिया है कि दोनों के बाउंड के टूटने के आसार दिख रहे थे, तभी तो मैं आगे बढ़ रहा था। यदि बीच वाला फ्रिक्शन होता 1 न्यूटन और नीचे वाला आ जाता 8 न्यूटन, तो हम समझ जाते नीचे वाला नहीं चलने वाला है, क्योंकि नीचे वाले को आप बीच के फ्रिक्शन चलाने वाला है। वो फ्रिक्शन यदि कम हो जाता बीच का तो नीचे वाला वैसे ही नहीं चलता। और एफ ए भी अभी आया 7.1, चाहे ब्लैक से देख लो, मतलब बी से देख लो, चाहे ए से देख लो। और यदि वो लिमिट के है, न्यू एन के भीतर है, तो इसका मतलब है कि साथ रहने वाले हैं ये। आप एक बार और थोड़ा सोचिए, जस्ट एक ही आइडिया और मुझे देना है आपको। ये 2 kg, हाँ बोलो सर। वो पिछला वाला पेज में जो आपने बताया था कि हम एफ के बी निकाल सकते हैं सर, वो कैसे आपने बताया? क्या निकालने के लिए कहा? सर जैसे अगर ये जो कंडीशन है इसके अलग कंडीशन आ जाती तो फिर हम कैसे आपको? अच्छा, इसके अलग कंडीशन आता तो तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा मानना सही होता कि दोनों ब्लॉक साथ चल रहे हैं? नो सर। तो क्या करना चाहिए तुम्हें उस कंडीशन में? ए का अलग एफबीडी बना लो, ठीक है? क्या करोगे? ए का अलग एफबीडी बनाओगे और बी का अलग एफबीडी बनाओगे और फिर से पता कर लोगे एक्सलेशन ए अलग, एक्सलेशन बी अलग। इक्वेशन लिखना आता है? एफ नेट बराबर एम ए, लिख दो, निकल आएगा। ए का एक्सलेशन अलग, बी का अलग। लेकिन ऐसा कब करोगे? जब ये कंडीशन वैलिड नहीं हो पाएगा। क्या अलग अलग एफबीडी का मतलब समझ में आ रहा है? यस सर। और बी का इक्वेशन लिख पाओगे? यस सर। बहुत बढ़िया, आ जाएगा, काम बन जाएगा। ये ए बी का काइनेटिक कह देना, ये ए बी वाला काइनेटिक और ये बीजी वाला काइनेटिक। एक एग्जांपल ये देख लो कि हो सकता है कि 0.2 0.4 ये हाँ तुम्हारे सामने है और नीचे वाले बॉक्स को पुल करें, तो पहले कौन चलेगा ये बताओ? क्या ऐसा होगा कि ऊपर वाला पहले भाग जाए? नीचे एक बॉक्स रखा है और उसके ऊपर तुमने एच सी वर्मा किताब रखा और ब्लॉक खींचा तो एच सी वर्मा किताब भाग गया और ब्लॉक वहीं रह गया, ऐसा हो सकता है? नो सर। तो इसमें यदि चलेगा या नहीं चलेगा ये डिसाइड ए और बी के बीच वाला फ्रिक्शन हम पहले सोचे वो जरूरी है या ग्राउंड वाला देखना जरूरी है पहले? ग्राउंड। हाँ, यदि तुमने फोर्स लगाए हैं 10 न्यूटन और अब सोच रहे हो ये चलेगा या नहीं चलेगा, तो ए बी के बारे में भूल जाओ, पहले पहले देखो ग्राउंड का क्या हाल है। और मैक्सिमम 0.4 3 + 2 दोनों मिलकर के दबा रहे हैं जमीन को, और ये जी आपने 20 न्यूटन आया। बताओ तो क्या बाउंड टूटेगा 10 न्यूटन पे? यस सर। ये बालक 10 ही न्यूटन से नहीं खींच रहे टूटेगा। हैं और फ्रिक्शन ताकतवर है, 20 न्यूटन है,
फेविकोल का जो टूटेगा नहीं। देखो ध्यान से, 20 न्यूटन ताकत का है बॉन्ड, तो क्या तोड़ दोगे 10 न्यूटन लगा के? नो सर। यदि नहीं चलेगा तो अब ए और बी के बीच में देखने की आवश्यकता ही नहीं है कि वहां फ्रिक्शन है या नहीं। वहां फ्रिक्शन होगा तो भी ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक। अभी बी जब चला ही नहीं है तो ए के बारे में तो सोचना ही बेकार है कुछ। ये बात हजम हुई या नहीं? अरे बालक, यस घर सर। में बॉक्स रख दो, उसके ऊपर एचसी वर्मा रख दो और बॉक्स को खींच के देखो, देखो एचसी वर्मा किताब भाग गया कि नहीं भाग गया। तो ऐसा नहीं होगा। यदि बॉक्स नहीं चला तो एचसी वर्मा किताब उस पे रखा हुआ नहीं ही चलेगा, चाहे उनके बीच में कुछ भी हो, फ्रिक्शन हो ना हो। अब सोचो, यदि कितना लगाऊं कि ये चलने लगेगा? 20 से ज्यादा। 20 से ज्यादा। तो यदि मैं यहाँ पर 20 से ज्यादा लगाऊंगा ना, तो ध्यान से देखो, 20 से ज्यादा मैंने 21 लगा दिया, तो क्या बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन है या धीरे धीरे चलेगा ये बक्सा? धीरे 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 चलेगा, क्योंकि 20 न्यूटन तो यूज हो गया फ्रिक्शन तोड़ने में। तो आप जब देखते हो कि ये दोनों चलेंगे, तो अब यहां फिर से दो केस हो गए, या तो ये दोनों साथ चलेंगे या अलग अलग चलेंगे। और उनको एनालाइज करने का तरीका आपको अभी अभी मैंने बताया है। आप साथ चलेंगे तो याद करो, एक्सेलरेशन साथ चलने वाला कितना ले लोगे? 21 माइनस 20 बाई 3 प्लस 2, 1/5, 0.2। अब सोचो, एफ ए का जो एक्सेलरेशन ए का आप देखते हो, तो ए को एक्सेलरेट करेगा कौन? तो एक्सेलरेशन ए का मैक्सिमम पॉसिबल क्या हो सकता है? मैक्सिमम पॉसिबल। तो मैक्सिमम पॉसिबल देगा कौन? फ्रिक्शन देगा, ये मैक्सिमम लग करके। और फ्रिक्शन देखते ही हो, 0.2 इंटू 2 इंटू जी बाई 2, 2 कैंसिल आउट हो गया, तो जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो एक्सेलरेशन, और उससे कम एक्सेलरेशन अभी है दोनों सिस्टम का। तो दोनों को साथ चलते देख रहे हैं, उससे कम एक्सेलरेशन है, तो इसका मतलब सही सलामत चल रहा है। या दूसरा नजरिया, इतना मत करो लफड़ा, एक काम करो कि अब दोनों चल रहे हैं, तो पिछला क्या आइडिया था आपके पास? जब दोनों चल रहे होते थे तो हम क्या मानते थे, ये बताओ? जब दोनों चल रहे होते थे तो हम क्या शुरू करते थे? सर दोनों एक ही साथ सोचना। सर दोनों को एक अच्छा, साथ पिछला लेते थे। स्क्रीन देखोगे? पिछला स्क्रीन कहाँ है? वेट करो, पिछला स्क्रीन देख लो, इसमें एक्सेलरेशन पता करना है। एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो एक तो अंदाजे से मैंने कह दिया दोनों साथ दोनों को चलेगा और सिस्टम मान एक्सेलरेशन के एक करते जैसा हैं। होगा, और एक होगा कि हम कैलकुलेट करें। कैलकुलेट करें तो ऐसा सोच लेते हैं, लेट अस अज्यूम A and B are moving together। तो A और B को आप सिस्टम मान सकते हैं, और खींचने वाला काम जो है, फोर्स आगे ले जाने वाला, वो कर रहा है 21, और ग्राउंड पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन आया है वो रोकने का काम कर रहा है, और वो मैक्सिमम वैल्यू के बराबर, क्योंकि बी के म्यूएस अलग अलग तो है नहीं, तो 20 के बराबर। तो इनका जो कॉमन एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेशन कितना आ गया? F minus F by mass of the system, 21 minus 20 upon 3 plus 2, 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये जो हमारे पास एक्सेलरेशन आया, इससे अब कैसे देखें? ए को एक्सेलरेट कौन करता है? चेक करो, ए को एक्सेलरेट करेगा ए और बी के बीच का फ्रिक्शन। यदि ए और बी के बीच में फ्रिक्शन, अब यहाँ एक पॉइंट और समझ लो, ए और बी के बीच में जो फ्रिक्शन है, यदि ये साथ चल रहे हैं तो स्टैटिक है, और वो जादूगर है, तो डायरेक्शन भी उस तरफ होगा जिधर उसकी नीड है। ऊपर वाले ब्लॉक को कौन आगे ले जा रहा है? आप जो एफ अप्लाई कर रहे हैं वो नहीं ले जा रहा, ए और बी के बीच का फ्रिक्शन ले जा रहा है। इसलिए ए पर किधर लगेगा फ्रिक्शन? राइट की तरफ। बी पे किधर लगेगा? लेफ्ट की तरफ। अभी हम ए के बारे में बात कर रहे हैं। ए वाले ब्लॉक को एक्सेलरेशन जो है 1/2 दे कौन रहा है? यही फ्रिक्शन। तब एफ ए बी किसके बराबर लिख दोगे? मास इंटू एक्सेलरेशन, 2 इंटू 1/2, दैट इज 1 न्यूटन। और एक चेक कर लो, ये किससे छोटा है? अच्छा 1/5 है, सॉरी 1/5। तो ये कितना हो गया? ये एफ ए बी कितना हो गया? एफ ए बी का जो वैल्यू आ रहा है 0.4, और ये लेस देन है 4 न्यूटन से। 4 न्यूटन था एफ ए बी का मैक्सिमम वैल्यू, चेक कर लो।
इसका मतलब ए और बी के बीच का जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक है। हमारा एजम्पशन सही है और ए और बी दोनों एक जैसे एक्सेलरेशन से जा रहे हैं 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब दोनों के यहाँ लिए पे एक ही 4 रास्ता न्यूटन रखो। क्या था फिर से बताइए, सर? 4 न्यूटन क्या था? ए और बी के बीच का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करते थे, याद करिए। 0.2 इंटू 2 इंटू जी। एफ ए बी जो होता था उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता था वो कैसे कैलकुलेट करते थे, म्यू एन कैलकुलेट करते थे ना। 0.2 इंटू 2 इंटू जी, वो कितना आ रहा है? यस सर। 4। तो वो क्या है, लिमिटिंग वैल्यू है ए बी का। और लिमिटिंग वैल्यू से ये कम दिख रहा है या नहीं? यस सर। इसका मतलब हमने जो माना ए और बी के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये साथ चल रहे हैं, वो हमारा मानना सही है। सर इसमें फ्रिक्शन राइट साइड को लगेगा। हाँ, मुझे भी नहीं पता। एक लाइन बताओ तो स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में जो बहुत इंटरेस्टिंग लगा हो, जो किताबों में नहीं है, केवल मैं ही बोलता हूँ। तो जादूगर। अच्छा बताओ, यदि ए और बी के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता तो ए किधर जाता? सर पीछे जाओ। अरे बेवकूफ, जब फ्रिक्शन ही नहीं है तो पीछे आगे क्यों जाएगा? जहां है वहीं खुश है, सीधे धम से नीचे गिर पड़ता बी के निकल जाने के बाद। सोचो, फिर से सोचो, बढ़िया से सोचो। यस सर। तो बी ए को आगे कौन ले जा रहा होगा? सर फ्रिक्शन। ए को आगे ले जा रहा होगा फ्रिक्शन, क्योंकि आंखों से तो दिख रहा है ए और बी साथ में जाते। तो ए को आगे कौन ले जा रहा होगा, फिर से बोलो। सर फ्रिक्शन। इसीलिए आगे की तरफ है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जादूगर होता है, हाँ सर बार बार बोलते हैं, याद रखो, किताब में नहीं मिलेगा ये बात। और उसके बारे में हम कैसे डिसाइड करें डायरेक्शन क्या होगा? तो हम सोचे कि यदि फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या हो रहा होता, और यदि फ्रिक्शन है तब क्या हो रहा है, तो मुझे पता चल जाएगा फ्रिक्शन किधर है। क्या ये आइडिया समझ में आया या अभी भी नहीं आया? यस सर। आ काइनेटिक स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हमेशा पीछे लगेगा मोशन के? तो यहाँ आप कहोगे कि सर मोशन में होने पे तो स्टैटिक फ्रिक्शन होता ही नहीं। यहाँ मोशन में है बी और ए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, लेकिन ए ब्लॉक कॉन्टेक्ट सरफेस के रेस्पेक्ट में मोशन में नहीं है, तो वहां ए और बी के बीच में फ्रिक्शन पीछे की तरफ है। और हम कहेंगे ए का मोशन उसको सपोर्ट कर रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा अपोज करेगा मोशन को, ये कोई रूल नहीं है। यहाँ क्या देख रहे हैं, ए के मोशन को ए और बी के बीच का स्टैटिक फ्रिक्शन सपोर्ट कर रहा है। अच्छा बताओ, क्या काइनेटिक फ्रिक्शन कभी मोशन के डायरेक्शन में हो सकता है? तो आपके पिछले टर्न का एक एग्जांपल याद करो, एचसी वर्मा डिस्कशन के टाइम पे, इसको जब आपने थ्रो कर दिया था, ए ब्लॉक को बी के ऊपर में थ्रो किया था, तो ए पर फ्रिक्शन किधर लग रहा था? पीछे। और बी पर किधर लग रहा था? आगे। और ये पहले रेस्ट पे था और फिर चलने लगा, तो इसका मतलब है कि बी को आगे कौन ले जा रहा था? काइनेटिक फ्रिक्शन, ए और बी के बीच वाला। इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन मोशन के डायरेक्शन में भी हो सकता है। बी वाले ब्लॉक के तो डायरेक्शन में ही तो है फ्रिक्शन काइनेटिक, और ए वाले पे किधर है? अपोजिट। आप लोग 1 मिनट रेस्ट करिए और 4 मिनट एक डिफिनीशन को सुनने में लगाइएगा ध्यान से। काउंट मैं कर रहा हूं, 1 मिनट रेस्ट कर लीजिए। और इस चैप्टर का कॉपी पे हेडिंग दे दो, वर्क पावर एनर्जी। हेडिंग है कॉपी पे आपके नया, वर्क पावर एनर्जी। आप यहाँ एक डिफिनीशन लिख रहे हैं,
work done by a force F which is always acting on an object during its displacement from A to B, then work done by a force F which is always acting on an object during its displacement from A to B is given by F dot S when F constant और W equals to F dot ds या F dot dr integration when F is variable. डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग आप जानते हैं, और फोर्स वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, ये भी आप जानते हैं। तो ये दो आप तरीके देख रहे हैं, एक कांस्टेंट फोर्स के लिए और एक वेरिएबल फोर्स के लिए। और कई स्टूडेंट ये भूल जाते हैं कि फोर्स वेरी कब करता है। F is variable when either it's when its direction is changing or its magnitude is changing or both। आप किसी फोर्स के वेरिएबल होने के लिए सोचना चाहते हैं तो सबसे पहला जरूरत तो ये है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, याद करो। या तो उसका डायरेक्शन बदल जाए तो वो वेरिएबल है, या तो उसका मैग्नीट्यूड बदल जाए तो वो वेरिएबल है, या दोनों बदल जाए तो वो वेरिएबल है। तो आप जब वर्क डन की बात करेंगे तो वर्क डन की बात करते समय है तो यही दो फॉर्मूला जिस पे पूरा चैप्टर आपका बेस्ड है। यहां एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने देखा कि वर्क डन उसी फोर्स का आप निकालें जो डिस्प्लेसमेंट के दौरान हर एक जगह मौजूद दिख रहा है। ये नहीं कि कभी था कभी नहीं था और पूरे रास्ते पे आप उसका वर्क ढूंढ रहे हो। और एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है कि यहां जब आप कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो एस जो है डिस्प्लेसमेंट एस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ, किसका डिस्प्लेसमेंट? ऑफ पॉइंट, बहुत बढ़िया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। हाँ बोलो। एस जो है डिस्प्लेसमेंट है कि हमारे बचपन से या 9th से एक आदत बनी कि ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट, लेकिन आज उसको थोड़ा बदल करके आप तैयार करो अपना मन इस बात को सोचने के लिए कि एस डिस्प्लेसमेंट है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का। ये डिस्प्लेसमेंट आप जब भी सोचेंगे, सर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मीनिंग एक बार आप समझाना। अच्छा मुझे ये बताओ, आप चल करके गए 2 मीटर ए से बी पॉइंट स्ट्रेट रास्ते पे,
आपके पैर पे फ्रिक्शन था, उस फ्रिक्शन का वर्क डन कैसे निकालेंगे आप? तो आप 2 मीटर चल के गए, आपका डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर, लेकिन उस पॉइंट का, जिस पॉइंट पे फ्रिक्शन जब लग रहा है तब तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा। सोचो ना, लेफ्ट पैर जमीन पे है, राइट पैर हवा में आगे ले गए, उसको जब आपने जमीन पे रख दिया तो लेफ्ट पैर को ऊपर कर लेते हो, तब हवा में आगे ले जाते हो। जब फ्रिक्शन उस पे नहीं रहता है, तो फ्रिक्शन जब रहता है, क्या तब उस समय कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस पैर का? नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप दौड़ते हो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो फ्रिक्शन का वर्क डन आपके ऊपर 0 होगा। और उसी तरह नॉर्मल रिएक्शन के बारे में सोचो। नॉर्मल रिएक्शन आपके पैर पे किधर एक्ट कर रहा है? वर्टिकल अप। और आप हॉरिजॉन्टल चल रहे हो, तो आप कहोगे कि सर इसलिए 0 हो गया। ये सोचना सही नहीं है। जिस पैर पे नॉर्मल है उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, दूसरा हवा में चल रहा है, आगे गया, और वो जब जमीन को पकड़ता है तो दूसरा आप पहला वाला ऊपर उठा लेते हो पैर, वहां नॉर्मल रहता ही नहीं, फिर उसे आगे ले जाते हो। तो नॉर्मल का आपके ऊपर वर्क डन, यदि आप सीढ़ियों पे चढ़ के ऊपर गए, यदि आप हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चल के गए, तो नॉर्मल का आपके ऊपर वर्क डन इसलिए 0 है क्योंकि वो जिस पॉइंट पे एक्ट करता है और जिस समय वो एक्ट कर रहा होता है उस समय उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। आपके बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन उस पॉइंट जहां फोर्स लग रहा है नॉर्मल या फ्रिक्शन, उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। तो आप जब ये पॉइंट समझ लेते हैं तो आप ये नोट कर सकते हैं कि एक चित्र बनाइए, वेट करो, एक चित्र बनाइए और उस चित्र बना करके यहाँ एक आदमी को भागते हुआ दिखाइए। यदि ये एक्सेलरेशन से जा रहा है तो इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन आगे की तरफ होगा इस आदमी के ऊपर। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन देगा कौन? नॉर्मल एमजी तो देता नहीं है। और अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन मैन ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी सोन। ए से चल के ये बी तक चला आया। ये जो है इसका डिस्प्लेसमेंट आंखों से दिख रहा है, लेकिन उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। सर एफएस दूसरी डायरेक्शन में नहीं होगा? दूसरे डायरेक्शन में होगा तब भी कहोगे तो 0 ही। ठीक है, जब तुम ब्रेक लोगे, तुम दौड़ रहे हो, स्पीड बढ़ाते जा रहे हो, सामने दीवार आया, तो दीवार आया तो क्या जाके नाक तोड़ लोगे अपना? रुकोगे कैसे? तो वहां फ्रिक्शन तब उस समय क्या हो जाएगा आपका? पीछे की तरफ। सर ये मेरे समझ में नहीं आया। तो नहीं समझ में आया तो समझने के लिए हमने बार बार कहा है कि जिधर नीड होगी जादूगर उधर आएगा। आपको एक्सेलरेशन देने के लिए भी स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा और रोकने के लिए भी पीछे की तरफ रिटार्डेशन देने के लिए भी स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। तो जब आप दौड़ के एक्सेलरेट हो रहे हो आगे की तरफ नेट फ्रिक्शन होगा, जब आप रिटार्ड हो रहे हो तो पीछे की तरफ नेट स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। और स्टैटिक क्यों होगा? क्योंकि वो पॉइंट जो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, रिलेटिव मोशन में नहीं है, इसलिए। तो बहुत से बच्चों को तो यही नहीं पता चलेगा कि हम चलते हैं तो फ्रिक्शन स्टैटिक क्यों, और उनको ये भी लाइन नहीं पता चलेगा कि वर्क डन 0 क्यों, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या ऑफ फ्रिक्शन कह देता हूं, इज यहाँ स्टैटिक वर्ड के साथ ही देखो जिसे याद रहे। जब रगड़ नहीं कर रहा पैर, तो जब नॉर्मल वॉक करते हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही होता है, इज 0। आप चल करके देखो ना, जिस पॉइंट पे फ्रिक्शन होगा क्या उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जब फ्रिक्शन है, पैर पे लग रहा? सर ये समझ नहीं आया। अच्छा आप मुझे ये बताइए, जब आप चलते हैं, वॉक करते हैं घर में, तो पहला स्टेप ग्राउंड पे है और दूसरा स्टेप हवा में है। फ्रिक्शन किस पैर पे एक्ट करेगा? हवा वाले पे या ग्राउंड वाले पे? सर ग्राउंड वाले पे।
उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है उस पॉइंट का? 0। इसीलिए वर्क डन 0। ओके सर। सर जब हम पैर घिस के चलेंगे तब 0 नहीं होगा ना? तब फ्रिक्शन स्टैटिक भी नहीं होगा ना, यस सर। तब वर्क डन भी 0 नहीं दिखेगा, वहां पैर गर्म हो जाएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा वर्क करता है और हीट जनरेट करता है। तो आप यहाँ ये जो देख रहे हैं, ये आसान सा एक क्वेश्चन है एफ। सर जो एक बार बचपन में पीछे वाली पढ़ा। स्क्रीन शेयर कर दो, वो लास्ट सबसे लाइन कॉपी पीछे करना। वाला स्क्रीन ले, ये यहाँ आ गए, यही वाला चाहिए। ये जिनको चाहिए नोट कर लो और जल्दी हाँ बोलो, तो फिर अगला स्क्रीन में दिखा दूँ। सर इसके अगले इसके अगले वाला ये देखो, ये जो है ये अभी बालक तुम पहले ये तो मान लो ना यार, घर में चलते नहीं हो कभी? यदि चलते हो तो लॉकडाउन है सर, मैं चलता ही नहीं। चल के देखो, पैर घसीट के चलते हो या बिना घसीटे चलते हो? जब घसीट के चलोगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन, और जब घसीट के नहीं चलोगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन। अब बताओ, यदि तुम दौड़ रहे हो और तुम्हारा एक्सेलरेशन है ए, तो ये एक्सेलरेशन क्या नॉर्मल के कारण आएगा या एमजी के कारण आएगा? कौन देगा ये एक्सेलरेशन? ये किसी में ताकत है तो एक ही बचा, स्टैटिक फ्रिक्शन। जादूगर है, तुम्हारे अकल में ना भी समझ में आए तब भी उसका डायरेक्शन वही होगा, क्योंकि यही इकलौता फोर्स है जो तुम्हें एक्सेलरेट कर सकता है। क्यों दिमाग पे ज्यादा जोर देते हो? थोड़ा कम क्यों नहीं सोचते हो? ये एक्सेलरेशन कौन दे सकता है? नॉर्मल दे सकता है, वर्टिकल डायरेक्शन में है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं दे सकता। क्या एमजी दे सकता है? नहीं दे सकता। ये एक्सेलरेशन तुम्हारे दौड़ते समय कौन देगा? सर काइनेटिक फ्रिक्शन। अरे गधे, काइनेटिक वेलोसिटी के अपोजिट होता है, कैसे दे सकता है? सर स्टैटिक कैसे आएगा? पैर घसीट के नहीं दौड़ सकते तुम। यदि पैर घसीट के नहीं दौड़ रहे हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही है जो आगे की तरफ है, जो तुम्हें एक्सेलरेट करेगा। नहीं सर, मैं तो स्टैटिक मानूंगा ही नहीं, पैर पे लग रहा है, तो फिर छोड़ दो फिजिक्स। एनएलएम भी डूबेगा और वर्क पावर भी डूबेगा, दोनों साथ साथ डूबेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि जादूगर के कारण स्टैटिक फ्रिक्शन 12 लाख बच्चों में से केवल 25,000 बच्चों के समझ में आता है, उसमें से 5,000 एग्जामिनेशन में यूज करते हैं सही सलामत। तो आप कोशिश करोगे सोचने की तो दिखेगा। ये जादूगर है, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई डायरेक्शन नहीं याद कर सकते आप। उसकी नीड जिधर होगी उधर उसे देखो वो आएगा। नीड सर मुझे समझ में नहीं आता, तो समझने के बढ़ाओ ताकत। यार ए एक्सेलरेशन कौन दे सकता है तुम्हें? नॉर्मल एमजी नहीं देगा, वर्टिकल वाला फोर्स हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं देता। और एक इकलौता फोर्स अब बचा स्टैटिक फ्रिक्शन, वो आगे आएगा। और सामने दीवार आ जाए, नाक तोड़ने वाली स्थिति आ जाए, या तो नाक तोड़ लोगे या ब्रेक लोगे। ब्रेक क्या गाड़ी का लोगे? दौड़ रहे हो तो किसका लोगे ब्रेक? तो वो पैर रुकेगा खुद का, वहां पर फ्रिक्शन पीछे आएगा तभी रुकेगा। सोचो यदि ग्राउंड फ्रिक्शन लेस होता तो सीधे दीवार से टकराते और दीवार तोड़ के चले जाते, या तो नाक तोड़ के रुक जाते। अभी यदि तुम रुक जा रहे हो, रफ है सरफेस, तो वो फ्रिक्शन ही है जो तुम्हारी मदद कर रहा। जो पीछे की तरफ आएगा वो जादूगर है, वो तुम्हारे हेल्प करना चाहता है, वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है। सर मैंने तो रट्टा मारा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हमेशा दुश्मन होता है। फ्रिक्शन है जिसके कारण कपड़े पहने हो और वो सही सलामत है, नहीं तो सारे धागे अलग हो जाते हैं। बहुत जरूरी है फ्रिक्शन। अब यहां तक यदि आप समझ गए हैं तो आप यहां ध्यान रखिए, जिस पॉइंट पे फोर्स लगेगा यदि उसका डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन मिलेगा, वरना वर्क डन नहीं मिलने जा रहा। आप मुझे ये बताइए, ये जो टेंशन आप यहाँ एक्ट करता देख रहे हो एक बॉल पे, ये टेंशन कांस्टेंट फोर्स कहलाएगा या वेरिएबल फोर्स कहलाएगा? ये टेंशन कांस्टेंट फोर्स कहलाएगा या वेरिएबल फोर्स कहलाएगा? बताना मुझे। सर वेरिएबल। क्यों वेरिएबल क्यों कहलाएगा? सोच के बताओ। क्योंकि P is variable force. Variable force. क्यों वेरिएबल? Because direction is changing. Because direction is changing. मैग्नीट्यूड बदले ना बदले मुझे नहीं पता, मैं भी बदलता है, लेकिन अभी डायरेक्शन तो आंखों से दिख रहा है, इज चेंजिंग। तो अब मुझे बताओ, यदि वर्क डन बाय टी मैं देखना चाहूं ए से बी, तो क्या मैं डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट यूज करूंगा या मुझे छोटे छोटे टुकड़े में dr लेकर के वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा?
तो छोटे छोटे टुकड़ों में dr लेना पड़ेगा और बताओ वो कितने डिग्री पे दिख रहा है हर एक जगह। तो वर्क डन यदि आप देखते हो तो f डॉट dr और इंटीग्रेशन f dr cos 90 और इंटीग्रेशन ये हो गया 0। तो वर्क डन बाय t इसलिए 0 हो गया क्योंकि वो वेरिएबल फोर्स है और हर एक छोटे छोटे सेक्शन में आपको अलग अलग वर्क कैलकुलेट करके फिर ऐड करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट f इंटू एस नहीं कर सकते, f इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, गलत हो जाएगा। जब f फिक्स होगा और s का डायरेक्शन फिक्स होगा तब तो उनके बीच का एंगल थीटा आपको मिलेगा। और f बार बार डायरेक्शन बदल रहा है तो कौन सा थीटा? f यदि बार बार अपना डायरेक्शन बदले तो s के साथ कौन सा एंगल मानोगे आप? तो इसीलिए क्या किया जाता है कि छोटे छोटे सेक्शन में आपको वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ता है और फिर उनको इकट्ठा करना पड़ता है। जिन बच्चों के ये समझ में आ गया हैंड राइज कर दो जल्दी से। सर कैलकुलेशन कैसे किया आपने? तुम ये बताओ वेलोसिटी के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, पेंडुलम का वेलोसिटी टेंजेंट के डायरेक्शन में होता है। टेंजेंट और रेडियस कितने डिग्री का एंगल बनाता है? क्लास 8। 90। तो आप मैं मुझसे क्या पूछ रहे हो? तो एफ डॉट डी आर कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो। अरे डॉट प्रोडक्ट 90 डिग्री का कितना होता है? सर अब तो मैं वेक्टर ही भूल गया। अरे कितना होता है? सर 0। इसीलिए 0 हो गया। कैलकुलेशन समझ लो। किसी भी छोटे टुकड़े में देखोगे तो यही तो वर्क डन होगा। हमेशा रेडियस हर एक टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाता है और डिस्प्लेसमेंट जो छोटा छोटा लेंगे वो छोटे छोटे v dt के डायरेक्शन में। v dt में dt स्केलर है, v वेक्टर है, तो v का जो डायरेक्शन होगा वो लेंगे, वो टेंजेंट का डायरेक्शन है। तो ds 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 या dr 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 जो आप देख रहे हैं वो वेक्टर होगा टेंजेंट के डायरेक्शन में और रेडियस के डायरेक्शन में टेंशन है। दोनों 90 डिग्री पे होंगे ही होंगे। क्लास 8 से आप रट रहे हैं कि रेडियस टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाता है। तो डॉट प्रोडक्ट 11th में सीख लिया है, cos 90 0, 10th में सीख लिया है, वर्क डन 0 आ गया। ओके, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय। अगले टर्न पे वर्क कंटिन्यू रहेगा। सर 1 सेकंड बस, हाँ, ये नोट डाउन कर रहे हैं। पेपर का सिलेबस है आप लोगों के जो डोमिनेट करेगा प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड टू ग्राउंड 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन एनएलएम, 5 से 7 क्वेश्चन वर्क पावर और 1 2 इधर उधर। ठीक, यूनिट एंड डायमेंशन टच करेगा कहीं, हो सकता है इधर टच करे ना भी करे। तो मेन जो है पहले देख लो इस पे, प्रोजेक्टाइल, एनएलएम, फ्रिक्शन, वर्क पावर, इन्हीं पे फोकस करो। और यदि 1 2 इधर उधर टच करता है तो आपसे बन जाएगा। हाँ, वर्क पावर तो हाँ सर बोलो। वर्क पावर तो हमने अभी तक किया भी नहीं। अभी 3 दिन है बालक, 3 दिन क्या सोओगे क्लास में? पढ़ोगे या नहीं? तो पढ़ोगे तो उससे भी क्वेश्चन रहेगा।